हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हमारी स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल की क्लास में हमने आईटीआईज के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। पीयूष, मनीष, ईशान, प्रेम प्रकाश। ठीक, देखिए कल वाली आज हम फैकल्टी नॉर्म्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट जैसे दो चार और टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उनके बारे में बात करेंगे। छोटे मोटे टॉपिक्स है, जनरल टॉपिक्स हैं। जो कोर टॉपिक्स हैं वो अपन उसमें से ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी कुछ जनरल टॉपिक्स है जिन पे अपन बात करेंगे, जो मेनली प्रिंसिपल्स का या एडमिनिस्ट्रेशन में, एकेडमिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है, जो कि अक्रॉस सेक्टर्स काम करता है। एकेडमिक्स में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है उसमें, तो अब जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उसका संबंध एकेडमिक्स में मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बारे में है। उसके अलावा एक टॉपिक फैकल्टी नॉर्म्स करके एक टॉपिक है, वो देखना है। कल की क्लास में आज एमसीक्यू नहीं करवाएंगे, याद है एमसीक्यू आज नहीं करवा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अपना जो है सिलेबस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अपन सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं 2-3 दिनों में, फिर मैं 2 दिन कंटिन्यूअस करवाऊंगा आपको एमसीक्यू। अभी आज की क्लास में एमसीक्यूज नहीं करवा रहे हैं। अपना सिलेबस जो है उसमें कुछ थोड़े से ही अब टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो वो टॉपिक्स अपन कंप्लीट कर लेते हैं। 3 एक क्लास में वो हो जाएगा, 3-4 क्लास में। उसके बाद अपन 2 से 3 दिन लगातार एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो कल मैं आपको उससे क्या होगा, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मटेरियल भी हो जाएगा अपने पास, तो अपन उससे फिर एमसीक्यूज 2-3 दिन तक लगातार एमसीक्यूज ही करेंगे। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा उससे क्या रहेगा कि आप लोगों को नोट्स भी अब मिलने वाले, तो आप नोट्स से भी एक बार रिवाइज कर लेना, तो एमसीक्यूज करने में आप लोगों को भी थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। और अब जो है थोड़े से हम लोग एमसीक्यूज ज्यादा करेंगे, तो ठीक है। अब देखिए, कल अपन ने आईटीआई का जो गवर्नेंस, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के अंतर, हमारे मध्य प्रदेश में जो आईटीआई है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट भी आजकल इसमें जोड़ दिया है। पहले इसको डीटीईएसडी बोलते थे, आजकल डीटीईएसडीई भी बोल देते, एक ही चीज है। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत आता है। ये सबसे एपेक्स बॉडी है स्टेट में, देश में नहीं। मध्य प्रदेश राज्य में एपेक्स बॉडी है डीटीईएसडी, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, है ना। इसका हेड जो है मिनिस्टर, जो भी इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर इसका हेड रहता है ना। इसके इसके नीचे कौन सा डिपार्टमेंट है? अब डीटीईएसडी में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे डीटीई है, डीएसडी है, आरजीपीवी भी इसी में आता है। फिर एक फीस रेगुलेशन वाला जो अथॉरिटी है ना, एडमिशन एंड फीस रेगुलेशन अथॉरिटी, जिसको एडमिशन एंड फीस रेगुलेशन अथॉरिटी बोलते हैं, वो है। एमपीएसएसडीएम है, एमपीएसएसडीईजीबी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला डिपार्टमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो डीटीईएसडी के अंतर्गत आते हैं। अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी जब मैंने आपको मध्य प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन का स्ट्रक्चर बताया था, पूरा सिस्टम। उसमें मैंने आपको बताया था इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट है डीएसडी, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, है ना, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है। इसके अंतर्गत आता है आईटीआई, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, आईटीआई हैं, वो आईटीआई आते हैं डीएसडी के अंतर्गत, ठीक है। आईटीआई जो आते हैं वो डीएसडी के अंतर्गत आते हैं। डीएसडी को ये काम दिया गया है कि वो राज्य के अंदर, मतलब स्टेट के अंदर एटीएस, सीटीएस, इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करे। एटीएस हो गया, सीटीएस हो गया, ये जो स्कीम्स हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य के अंदर, यानी मध्य प्रदेश स्टेट में एटीएस और सीटीएस को इंप्लीमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस बॉडी को है? डीएसडी को है। डीटीईएसडी के अंदर जो डीएसडी है उसको है। अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग सिस्टम है। अपने यहाँ एमपी में एटीएस और सीटीएस को कौन इंप्लीमेंट करता है? डीएसडी करता है, जो किसके अंतर्गत आता है? डीटीईएसडी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका काम है कि ये एटीएस सीटीएस को लागू करें। अब एटीएस सीटीएस को लागू करेगी जो बॉडी, उसी के अंतर्गत क्या आएंगे? आईटीआई आएंगे,
क्योंकि आईटीआई में एटीएस सीटीएस की ट्रेनिंग दी जाती है। आगे बात समझ में, जो बॉडी डीएसडी जो बॉडी एटीएस और सीटीएस को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, उसी बॉडी के ना अंतर्गत आईटीआई आएंगे, उसी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि एटीएस और सीटीएस के तहत आईटीआई को ट्रेनिंग, आईटीआई में ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अभी जो डीएसडी और ये है, इसका जो ऑफिसर होता है, हेड होता है, वो डायरेक्टर होता है, इसका जो होता है वो जॉइंट डायरेक्टर होता है। फिर इसके बाद सॉरी, इसके तो ये मतलब रीजनल ऑफिसर डीएसडी के, उसमें जॉइंट डायरेक्टर होता है। अब इसके जोनल या रीजनल ऑफिसर, इसको आप रीजनल भी बोल सकते हो, जोनल भी बोल सकते हो। डीएसडी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जबलपुर में है। डीएसडी का हेडक्वार्टर जबलपुर में है और उसके 8 जोन्स में अलग अलग जोनल या रीजनल ऑफिस बने हुए हैं। जो हेडक्वार्टर है उसमें जो हेड है उसको डायरेक्टर बोलते हैं, और जोनल लेवल पे जो हेड है उसको ज्वाइंट डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और हर जोन में फिर जितने डिस्ट्रिक्ट है, एक एक डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई बने हुए हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईटीआई बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आईटीआई इंस्टीट्यूट है उसमें हेड को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल, उसके नीचे फिर डिप्टी प्रिंसिपल वगैरह रहते हैं, और उसके बाद फिर समानांतर उसके पैरेलल जो है वो आपका टीपीओ होता है ना, ट्रेनिंग ऑफिसर टीपीओ वगैरह होता है, ये सारी चीजें उसमें रहती है। फिर उसमें 2 डिपार्टमेंट है जो कि लगभग सभी इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट होता है। टेक्निकल पर्सनल वाले जो रहते हैं उनका काम ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर, जिसमें मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना रहता है, जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले ऑफिसर जो लोग होते हैं उनको इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर या ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं। और एक ऑफिशियल स्टाफ होता है जिसका काम दूसरे कामों को देखना है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, फीस वगैरह को देखना, अकाउंट्स को देखना, फिर जो हॉस्टल फैसिलिटी हो गई, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, है ना, उसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई, जो जनरल दूसरी चीजें ऑफिशियल से रिलेटेड चीजें हैं, वो सब उसमें आ जाती है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर अपन ने कल समझा था। आज जो है अपन एक टॉपिक शुरू करते। देखो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें आपके सिलेबस में है, जो कोर चीजें हैं उनमें से अधिकांश पे या लगभग लगभग सभी पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। जैसे अब कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो कि जिसको हम कहते हैं, जैसे एक चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ, फैकल्टी नॉर्म्स। ये तो खैर टेक्निकल में ही आ जाएगा। फैकल्टी नॉर्म्स का क्या मतलब होता है कि अलग अलग टेक्निकल कोर्सेज के लिए जो फैकल्टीज होंगे उनके लिए क्या पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं। जैसे टीचर्स के लिए नहीं रहते हैं इस तरह से, ऐसे फैकल्टी के नियम। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल आईटीआईज में ट्रेनिंग के लिए सीआईटीएस की, ये आपका जो सीआईटीएस है उसके सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आईटीआई में किसी को इंस्ट्रक्टर बनना है, अगर आईटीआई में किसी को इंस्ट्रक्टर बनना है तो उसके पास सीआईटीएस से ट्रेनिंग ली हुई जरूरी कर दी गई है। कोई भी ऐसा बंदा जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर बनना चाहता है उसको सीआईटीएस के तहत पहले ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जो सीआईटीएस से ट्रेंड नहीं है लेकिन फिर भी आईटीआई में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से पढ़ा रहे हैं, मतलब पहले से वो अपॉइंट हो चुके हैं। लेकिन अब जो नए रिक्रूटमेंट होंगे उसमें ये चीज को कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन से अपने को देखना है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीटेक, बी या बीटेक की जो डिग्री होती है, बैचलर डिग्री के लिए फैकल्टी नॉर्म्स क्या है, मास्टर्स डिग्री के लिए फैकल्टी नॉर्म्स क्या है, पॉलिटेक्निक के लिए फैकल्टी नॉर्म्स क्या है ना, ये सब फैकल्टी नॉर्म्स है। उसके बाद एक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये जनरल टॉपिक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग सिस्टम्स, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज, ये हर कॉलेज में रहते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटी भी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज है कि अगर आप मैनेजमेंट में किसी भी लेवल पे जाएं, मतलब किसी ऑफिस में भी अगर आप जाएं, कॉलेज में जाएं, या किसी यूनिवर्सिटी में जाए, या किसी जनरली किसी भी ऑफिस में जाए, किसी बिजनेस के ऑफिस में चले जाए, हर जगह एक रिपोर्टिंग सिस्टम रहता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एक रिपोर्टिंग सिस्टम काम करता है कि भाई
उसमें क्या रहता है, हायरार्की बनी रहती है कि सीनियर लेवल पे कुछ लोग होंगे, फिर उनसे नीचे वाले लेवल पे कुछ लोग होंगे, फिर इनसे वाले नीचे वाले लेवल पे कुछ लोग होंगे, है ना। ये जो है नीचे वाले अपने से इमीडिएट ऊपर वाले को रिपोर्ट करेंगे, ये जो है इससे ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा, जो हाईएस्ट है उसको रिपोर्ट करेगा, इस तरीके से। तो ये रिपोर्टिंग का पूरा सिस्टम बना होता है कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी काम के रिगार्डिंग, जो भी उनके जॉब रोल से रिलेटेड या उनके उनकी जो प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी काम रहता है वो, तो ये रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एक टॉपिक है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीजें आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी कुछ जनरल टॉपिक्स है जो अपने को देखना है, ठीक है। देखो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं आपको बात बता रहा था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें, जैसे जैसे अगर हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने आपको बात बताई, तो किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, मतलब कॉलेज की बोल लो आप, इंस्टीट्यूट बोल लो, तो उसमें क्या क्या मैनेजमेंट से जुड़ी चीजें हैं, जैसे कोर्स मैनेजमेंट, कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, कोर्स मैनेजमेंट एक चीज है ना। उसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट, कोर्स मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, फैकल्टी मैनेजमेंट, कोर्स मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, फैकल्टी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। उसके बाद हॉस्टल मैनेजमेंट, अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल मैनेजमेंट। आजकल ई लर्निंग चल रहा है, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग। ये सारी चीजें इसमें आती है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये सब क्या है, जनरल चीजें हैं, जो किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ तो इन सारी चीजों पर काम किया जाता है, ठीक है। अभी जनरल चीजें हैं, इससे जो सवाल भी आएंगे बहुत ज्यादा जनरल लेवल के आएंगे, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हॉस्टल मैनेजमेंट है, हॉस्टल मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, भाई हॉस्टल में जो फैसिलिटीज दी जाती है बच्चों को, है ना, कि भाई जैसे हो गई आपकी मेस की फैसिलिटी हो गई, फिर आपको जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी हो गई, मतलब एक तरीके से वाटर सही मिलना चाहिए, पानी सही मिलना चाहिए, खाना सही मिलना चाहिए, हॉस्टल में सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पे गार्ड या वार्डन जो है वो होना चाहिए प्रॉपर, ये हॉस्टल मैनेजमेंट है। फिर वहां पे जो मतलब बच्चों को रहने के लिए जो चीजें दी जा रही है, जैसे मतलब रेजिडेंशियल चीजें में जो कॉमन चीजें हैं, जैसे आपको पलंग मिला हुआ है, कमरा मिला हुआ है, अलमारी मिली हुई है, तो आपको सामान रखने के लिए है कि नहीं, सोने के लिए प्रॉपर बिस्तर, पलंग, बेड वेड की व्यवस्था है कि नहीं, खाना सही समय पे सही मिल रहा है या नहीं, सही समय पे आपको ब्रेकफास्ट वगैरह मिल रहा है या नहीं, है ना। फिर वहां पर जहाँ जो हॉस्टल है उसमें लाइटिंग की व्यवस्था है कि नहीं, प्रॉपर रोशनी आती है या नहीं आती है ना, सिक्योरिटी की व्यवस्था है कि नहीं है, ये सारी चीजें हॉस्टल मैनेजमेंट में आएगी, ऐसा। फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में क्या चीजें रहेंगी भाई, रिकॉर्ड, किताबों का रिकॉर्ड रखना, एक जैसी किताबों को एक जैसे रखना, आइडेंटिफिकेट, मतलब हर हर किताब का एक आईडी होना चाहिए, आईडी से किताब को रिकॉग्नाइज किया जाता है। आजकल बारकोड आ गया है, बारकोड से जो है सारा किताबों को किताबों का जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक सॉफ्टवेयर में फिट कर दिया जाता है, पहले से बारकोड से आपको पता चल जाता है कि भाई ये इस बारकोड की किताब ये वाली है। तो किताबों से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड जो पूरा मैनेजमेंट है, जिसमें हर बुक को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना, उसको स्टोरेज ठीक से करना, उसको टाइम टाइम पे, मतलब ये है कि उसको अगर उसकी जिल्द खराब हो गई है तो जिल्द करवाना, फिर जो इशू हो गई है किताबें उनका रिकॉर्ड रखना, बोरोड किताबों का रिकॉर्ड रखना, ये सब चीजें लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आ जाएंगी, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें अकाउंट सेक्शन जैसे हो गया, भाई फीस आई नहीं आई, है ना, ये सारी चीजें हैं, फीस से रिलेटेड चीजें आ गई। फिर सैलरी से रिलेटेड चीजें आ गई, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीजें आ गई, अकाउंट, सैलरी, एक्सपेंडिचर, बच्चों का फीस,
किस चीज में कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये सब इसमें आ जाएगा, है ना। स्टूडेंट मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट, उसमें कई सारी चीजें रहती है। स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस, रैगिंग ना हो, हॉस्टल में कॉलेज में रैगिंग से जुड़ी हुई चीजों को देखना, स्टूडेंट्स को प्रॉपर फैसिलिटीज मिलना हर चीज की, फैकल्टी मैनेजमेंट आ गया। तो ये सब जनरल चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, मैनेजमेंट के लेवल पे की जाती है। कॉलेज को भी चलाना, किसी कोई भी कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसमें भी क्या है, जो प्रिंसिपल का काम रहता है वो बेसिकली उसके मैनेजर का काम रहता है। जो अगर आप किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओगे तो जो काम मैनेजर का रहता है, वही काम कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के लेवल पे लगभग वैसे ही वैसा काम किसका रहता है, प्रिंसिपल का रहता है। ऑलमोस्ट वैसे ही काम प्रिंसिपल का रहता है। प्रिंसिपल और कोई काम नहीं करता। जैसे मैनेजर का काम जो है वो बाकी सबके काम को मैनेज करना है, वो खुद कोई काम डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन बाकी सबको काम करवाता है, बाकी सबसे काम लेता है, अलग अलग लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, उनको गाइड करता है, मोटिवेट करता है, सुपरविजन रखता है चीजों पे, रिपोर्टिंग लेता है लोगों से, प्रॉपर ढंग से काम हो रहा है या नहीं ये देखता है। उसका काम क्या है, बेसिकली सुपरविजन करना, लोगों को देखना कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बैठाना, रिपोर्ट्स लेना, ये सारा काम रहता है। यही काम कॉलेज या इंस्टीट्यूट में किसका है, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल खुद ना तो पढ़ाता है, ना ये खुद बच्चों से फीस लेता है, ना ये हॉस्टल देखता है, कुछ नहीं करता। ये सारे डिपार्टमेंट्स में काम ठीक से हो रहा है या नहीं, इस चीज को मैनेज करता है, देखता है। ठीक है, तो ये जनरल चीजें हैं जो इसमें रखी गई है सिलेबस में। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हमने आईटीआई का, गवर्नमेंट आईटीआई का स्ट्रक्चर जो है वो तो कंप्लीट कर लिया था। अब अपन आते हैं फैकल्टी नॉर्म्स पे। आप लोग एमसीक्यूज के उससे आए थे क्या, मोटिवेशन से, कि एमसीक्यूज करेंगे? कोई बात नहीं, आप लोग निराश मत हो। मैं आपको एक साथ जो है दो तीन क्लासेस एक के बाद एक लेंगे, मतलब रोज लेंगे, और दो तीन क्लासेस में अपन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। बस एक दो दिन, मतलब आज तो अपना सैटरडे हो गया है, होपफुली ट्यूसडे या वेडनेसडे, मैक्सिमम वेडनेसडे तक अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 3 दिन बचेंगे, जैसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तीनों दिन अपन एमसीक्यूज कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत हो गया तो ट्यूसडे, और अगर वहां ट्यूसडे नहीं भी हो पाया तो वेडनेसडे जो है अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो 3 दिन बचेंगे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन तीनों दिन में अपन एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे एक साथ, तो क्या पूरा कोर्स भी रहेगा। और आपको जो नोट्स मिल रहे हैं उसको आप रिवाइज करो, ताकि मैं जब एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा तो आपको भी करने में मजा आएगा। ठीक है, चलो। एवरी सैटरडे एमसीक्यू कंटिन्यू रखने की कोशिश करना था। हाँ ठीक है, एवरी सैटरडे कर लेंगे। अभी तो अपन ये तो इतने एक बार में, तो इस हफ्ते में तो 3 दिन तो कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे और कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी मतलब अभी तो 2-3 दिन अपन लगत कर लेंगे, एक एक घंटा 3 दिन तक, जितना सिलेबस हुआ है सबका एक साथ। तो उससे क्या है, मतलब 40, आप ये मान के चलो कि कम से कम 70-80 एमसीक्यू कर लेंगे, 100 तक कर लेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, देखो फैकल्टी नॉर्म्स जो है वो एआईसीटीई प्रिस्क्राइब करता है, पहली चीज जो है। फैकल्टी नॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब किसने किए हुए हैं, एआईसीटीई। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, है ना। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन में जो डिपार्टमेंट्स हैं या कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूशन है, उनमें फैकल्टी नॉर्म्स कौन बताएगा, एआईसीटीई बताएगा। ठीक है, अपन ने इसके बारे में बात की थी एआईसीटीई के बारे में। एआईसीटीई का काम है कि वो फैकल्टी नॉर्म्स बताता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सर आपका नंबर मिल जाएगा, हाँ नंबर दे दूंगा, लो लिख लो।
ठीक है, आप लोगों को अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, तो फैकल्टी नॉर्म्स जो है वो AICTE ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में मतलब 2-4 साल पहले 2019 में अब जो है AICTE ने और NCVET ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंपलसरी कर दिया है कि ITI कॉलेज में अगर किसी को इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर बनना है, अगर ITI कॉलेज में किसी को इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर बनना है मतलब फैकल्टी बनना है, वहां पे फैकल्टी को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर बोलते हैं ना। वहां पर अगर आपको फैकल्टी बनना है ITI में, तो ITI में फैकल्टी बनने के लिए CITS के तहत ट्रेनिंग लेना जरूरी है। CITS के तहत ट्रेनिंग लेना जरूरी है। मतलब आपको किन कॉलेजेस से ग्रेजुएट होना चाहिए, NSTI या ITOT। ग्रेजुएट मतलब कोर्स किया होना चाहिए। ठीक है, हटा दो इसको, नंबर लिख लिया। तो CITS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। CITS का सर्टिफिकेट होने का मतलब क्या है कि या तो NSTI से आपने कोर्स किया हो इसका ट्रेनर का, या फिर ITOT से कोर्स किया। ठीक है, हटा दो इसको। ठीक है, तो ये वाला जो है एक तो ये नॉर्म हो गया ITI के लिए। तो ITI के लिए पहले तो ये वाला नॉर्म आपको ध्यान रखना है। तो फैकल्टी नॉर्म ITI के लिए क्या हो गया, ITI के लिए फैकल्टी नॉर्म है कि ITI में अगर किसी को इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर बनना है तो उसको CITS के तहत सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और CITS का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी क्या है कि उसने या तो NSTI से ट्रेनिंग ली हो या ITOT से ट्रेनिंग ली हो CITS स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये एक ITI के लिए फैकल्टी नॉर्म हो गया। ओके, तो ये तो ITI के लिए हो गया। अब इसके अलावा जो ग्रेजुएशन वाले कॉलेजेस हैं, अब जो ग्रेजुएशन वाले कॉलेजेस हैं उनके लिए क्या नॉर्म है। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है, देखो अपन यहाँ पर जो पूरी बात कर रहे हैं केवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं ना। बाकी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है ना उसकी अपन बात नहीं कर रहे। दूसरी यूनिवर्सिटीज मतलब कैसे, जैसे आप ये मत बोलना कि DAVV हो गई आपकी, या जो BA BSc वाले कॉलेजेस है उस पर ये नॉर्म्स अप्लाई नहीं होते। AICTE जो नॉर्म्स देता है वो अप्लाई होते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पे, है ना। तो ये वाले जो नॉर्म्स है ये केवल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के। और टेक्निकल एजुकेशन में प्रोफेशनल कोर्सेज भी आ गए आपके, जैसे MBA और फार्मेसी को भी अपन, मतलब फार्मेसी तो टेक्निकल में ही जाता है, MBA मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इसमें मैनेजमेंट के कोर्सेज जैसे MBA BBA कोर्स हो गया और फार्मेसी के कोर्स हो गए। तो टेक्निकल और मैनेजमेंट, बाकी इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए जो फैकल्टी नॉर्म्स है वो UGC बताता है, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर जो फैकल्टी नॉर्म्स है वो अपन केवल और केवल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मामले में देख रहे हैं, क्योंकि AICTE के पास जो पावर या अथॉरिटी है ये टेक्निकल एजुकेशन के मामले में है। बाकी दूसरे जो कोर्सेज फॉर्मल एजुकेशन के आपके चलते हैं, आपके BA BSc वाले जो कोर्स है उसके मामले में इसको कोई अथॉरिटी नहीं है समझ में। तो टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के मामले में पूरी चीज चल रही है। देखो अब इसमें तो ये कहीं पे अप्लाई होंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स पे अप्लाई होंगे या टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जैसे अपना RGPV हो गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, कोई ऑटोनोमस भी चल जाएगी, डीम्ड भी चल जाएगी, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली होनी चाहिए। तो ऑटोनोमस
ऑटोनॉमस भी चल जाएगी, चाहे ऑटोनॉमस हो, चाहे डीम्ड हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर होना चाहिए कि उसमें टेक्निकल कोर्सेस होने चाहिए। टेक्निकल कोर्सेज मतलब कैसे, जैसे बी या बीटेक हो, है ना आपके, या एमटेक भी चल जाएगा, एक ही बी एम या एमटेक, बीई बीटेक या एमई एमटेक, बैचलर्स या मास्टर। फिर अपने आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, उसके बाद फार्मेसी का हो गया कोर्स, फार्मेसी भी इसमें काउंट होगा। उसके बाद आपका ये मैनेजमेंट हो गया, एमबीए बीबीए, इन पे ये लागू होता है, बाकी दूसरे कोर्सेज पे लागू नहीं होता। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि आईटीआई में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर, और उनके लिए अब अनिवार्य या कंपलसरी कर दिया है कि वो सीआईपीएस से ट्रेनिंग लिए हुए होने चाहिए, एनएसटीआई या आईटीओटी कॉलेज से ट्रेनिंग लिए होने चाहिए। ये फैकल्टी नॉर्म इनके लिए है। बाकी दूसरे फैकल्टी नॉर्म जो है वो, जैसे एज वेज का क्राइटेरिया वगैरह, वो तो अलग चीज है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, अपने को एकेडमिक्स वाले देखना है ना। बाकी एज वगैरह का क्राइटेरिया तो गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है, अलग अलग मामलों में अलग अलग, अपने को केवल एकेडमिक्स क्राइटेरिया देखना है। तो आईटीआई के लिए एकेडमिक्स क्राइटेरिया हो गया, सीआईपीएस की ट्रेनिंग एनएसटीआई या आईटीओटी में से किसी भी एक से ली हुई होनी चाहिए। अब इन कोर्सेज के लिए अपन देखते हैं, बी बीटेक एमई एमटेक, उसके बाद आपका फार्मेसी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इनके लिए क्या फैकल्टी नॉर्म्स है। याद रखना टेक्निकल इंस्टीट्यूट ही होना चाहिए, नॉन टेक वाला इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। तो एआईसीटी ने ये कहा है, एआईसीटी की जो नई गाइडलाइंस है, मतलब जो करंट गाइडलाइन चल रही है, एआईसीटी की करंट गाइडलाइंस के हिसाब से, या मतलब जो इसके रूल्स हैं, एआईसीटी के करंट रूल्स के हिसाब से, एआईसीटी के करंट रूल्स के हिसाब से 3 तरह के डेजिग्नेशन हो सकते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। तो 3 तरह के डेजिग्नेशन हो सकते हैं एआईसीटी के रूल्स के मुताबिक, 3 डेजिग्नेशन हो सकते हैं। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, आईटीआई के अलावा, है ना, आईटीआई को छोड़ दो, आईटीआई के अलावा किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, वहां टीचर्स के 3 डेजिग्नेशन हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ ना, फैकल्टी की, इसमें अभी ये प्रोफेसर डीन वीन जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला है वो कुछ नहीं आएगा इसमें, केवल और केवल अपन किसकी बात कर रहे हैं, फैकल्टी, फैकल्टी की बात कर रहे हैं, फैकल्टी मतलब टीचर की बात कर रहे हैं। बाकी मैनेजमेंट वाले लोगों की अपन बात नहीं कर रहे, जैसे प्रिंसिपल का भी जो पोस्ट है वो तो मैनेजमेंट लेवल का हो गया, ऑफिसर ऑफिशियल डिपार्टमेंट हो गया। तो अभी अपन ऑफिशियल डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, अपन कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट की। कल मैंने आपको 2 डिपार्टमेंट बताए थे ना, वो हर कॉलेज में वो 2 डिपार्टमेंट रहते हैं। तो अपन फैकल्टी की बात करें तो एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, पहला डेजिग्नेशन क्या हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा हो गया एसोसिएट प्रोफेसर, और तीसरा हो गया प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये 3 डेजिग्नेशन जो है वो टीचर्स के मामले में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रहेंगे जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा और कोई डेजिग्नेशन टीचर्स के मामले में नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि कॉलेज में कुछ प्रोफेसर होंगे, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर होंगे और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, ये 3 तरह के प्रोफेसर या टीचर्स रहेंगे।
अब एआईसीटी ने बोला है कि अगर कोई किसी को प्रोफेसर पे या प्रोफेसर की रैंक पे कोई भी ऐसा व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया जा सकता जिसने पीएचडी ना कर रखी। ठीक है। तो अब एआईसीटी के मुताबिक अगर किसी को प्रोफेसर पद पे जाना है तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उसके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। पीएचडी, उसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? पीएचडी की, डॉक्टर इन फिलोसफी जिसको बोलते हैं। तो अब एआईसीटीई के रूल्स के मुताबिक कोई भी बंदा जो प्रोफेसर बनना चाहता है किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या कॉलेज में, उसके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? उसके पास पीएचडी की हुई होनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है। और उसके अलावा दूसरे जो क्राइटेरिया एआईसीटी ने बताए हैं वो तो फुलफिल करने ही चाहिए, प्लस अदर क्राइटेरिया जो एआईसीटी ने बताए। लेकिन इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति पहले से प्रोफेसर की रैंक पे है और ये नॉर्म बाद में आया है, ये नॉर्म 2010 में आया है, ये जो नॉर्म है कि प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करना जरूरी है, अगर कोई बंदा पहले से प्रोफेसर की पोस्ट पे है और उसने पीएचडी नहीं किया हुआ है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जो नई भर्तियां होंगी 2010 के बाद अगर किसी को प्रोफेसर बनना है तो उसको पीएचडी उसका किया हुआ कंपलसरी, मतलब कंपलसरी कि उसने पीएचडी किया हो। ठीक है। तो 2010 में ये नॉर्म्स आए हैं, उसके बाद प्रोफेसर के लिए पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया है। उसके पहले जो लोग अपॉइंट हो चुके थे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में जो नए अपॉइंट होंगे प्रोफेसर के पद, उनके पास पीएचडी की हुई होना जरूरी। ठीक है। हाँ, उसके बाद जो रेशो है फैकल्टी नॉर्म्स के हिसाब से, रेशो की भी अपन बात करते हैं। एआईसीटी ने रेशो बताया है कि इनका क्या रेशो होना चाहिए किसी यूजी या पीजी कॉलेज में। तो किसी यूजी कॉलेज में, मतलब यूजी कोर्स में, कोई यूजी कॉलेज है, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है, यूजी कॉलेज में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका रेशो देखो। इनमें रैंक क्या है आपको पता होना चाहिए। इनमें सबसे ऊपर की रैंक क्या है तीनों में से? ऊपर से नीचे बताओ। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इनमें ऊपर वाली पोस्ट कौन सी है? बड़ी पोस्ट कौन सी है इन तीनों में? बताओ। इनमें बड़ी पोस्ट कौन सी है सबसे, फिर उससे छोटी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे बड़ी बता दो पहले, इनमें सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? प्रोफेसर। ठीक है। फिर उसके बाद है एसोसिएट प्रोफेसर और उसके नीचे है असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। प्रोफेसर देन एसोसिएट देन असिस्टेंट। हाँ ठीक है, ये पोस्ट है। ठीक है। इसमें सबसे ऊपर आता है, ऊपर का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है ये, पर प्रोफेसर जो है वो बड़ी रैंक है, एसोसिएट प्रोफेसर उससे छोटी रैंक है और असिस्टेंट प्रोफेसर उससे भी छोटी पोस्ट है, छोटी रैंक है मतलब। अब इनमें अगर अपन रेशो की बात करें तो किसका रेशो, मतलब किसकी संख्या ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो सब जो रैंक बड़ी है उसकी संख्या कम होगी, जाहिर सी बात है। तो प्रोफेसर की संख्या सबसे कम होगी, उससे ज्यादा होगी एसोसिएट प्रोफेसर की, और एसोसिएट प्रोफेसर से भी ज्यादा किसकी होगी? असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। भाई रैंक जो बड़ी होती है उसकी संख्या कम रहती है ना। अब किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल एक ही हो सकता है क्योंकि प्रिंसिपल सबसे बड़ी पोस्ट है, वहीं एचओडी बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल से छोटी पोस्ट एचओडी है, एचओडी से भी ज्यादा टीचर्स होंगे क्योंकि टीचर एचओडी से छोटी पोस्ट है। तो जो पोस्ट बड़ी होती है उसकी संख्या कम रहती है, जैसे प्रिंसिपल कॉलेज में एक ही रहेगा, एचओडी जितने डिपार्टमेंट है उतने एचओडी रहेंगे, और टीचर जो है एक एक डिपार्टमेंट में 10-10 टीचर रहेंगे। आगे बात समझ में? तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ये रैंक है। तो इनमें सबसे कम संख्या होगी प्रोफेसर की, फिर उससे ज्यादा एसोसिएट की और उससे ज्यादा असिस्टेंट की। तो इनका रेशो क्या है? किसी यूजी कॉलेज में
इसका रेशो है 1:2:6, ये रेशो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 1 क्या है प्रोफेसर, 2 क्या है एसोसिएट प्रोफेसर, और 6 क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो है रेशो मेंटेन करना पड़ेगा किसी भी यूजी कॉलेज में, जो ग्रेजुएशन का कॉलेज है। अगर मान लो कि किसी यूजी कॉलेज में 2 प्रोफेसर है, 2 प्रोफेसर है, तो वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं मैक्सिमम, या 4 होने चाहिए, मैक्सिमम के 4 होने चाहिए। और वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हो सकते हैं, 2 और ये 4 है, फिर कितने हो जाएंगे, 1:6 कितना हो जाएगा, 1:6 कितना होगा बताओ जल्दी से। अगर किसी, आप लोग बताओ, अगर किसी यूजी कॉलेज में प्रोफेसर एक है और तो एसोसिएट प्रोफेसर कितने होंगे, 4 होंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर कितने होंगे बताओ जल्दी, 12। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे 12। आगे बात समझ में, ये रेशो है 1:2:3, ये यूजी कॉलेज का है। और पीजी कॉलेज में क्या होगा, पीजी कॉलेज में 1:2 रेशो है दोनों मामले में। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का भी 1:2 है, और प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी 1:2 है। दोनों का यही है, दोनों का रेशो क्या है 1:2, या इसको आप ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2:2, ये भी ऐसे लिख दो। ठीक है, प्रोफेसर एक होगा तो एसोसिएट भी 2 हो सकते हैं और असिस्टेंट भी 2 हो सकते हैं। अगर प्रोफेसर 2 हो जाएंगे तो एसोसिएट भी 4 होंगे, असिस्टेंट भी 4 होंगे। ये है पीजी कॉलेज में। ठीक है, ये है पीजी कॉलेज में। तो ये एआईसीटीई के नॉर्म्स है, फैकल्टी नॉर्म्स, जिसके मुताबिक किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, देखो आईटीआई की बात नहीं कर रहा, आईटीआई में जो प्रोफेसर मतलब जो पढ़ाने वाले रहते हैं उनको प्रोफेसर ऑफिसर नहीं बोलते, उनको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर या ट्रेनिंग ऑफिसर, तीनों नाम बोल सकते हैं। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं या ट्रेनर बोलते हैं या ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं, उनको प्रोफेसर वगैरह नहीं बोलते हैं। और उनके लिए अलग ही व्यवस्था है कि सीआईटीएस से उनको कोर्स किया हुआ होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो डिग्री कॉलेजेस हैं, जो अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करवा रहे हैं, टेक्निकल कोर्स, ठीक है, जो डिग्री कॉलेजेस हैं जो अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करवा रहे हैं, टेक्निकल कोर्स, या पीजी कोर्स करवा रहे हैं टेक्निकल, उनके मामले में 3 तरह के टीचर्स वहां हो सकते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर के लिए अब ये कंपलसरी कर दिया है कि पीएचडी जिसने किया हो वही प्रोफेसर बन सकता है 2010 के बाद से। लेकिन उसके पहले से अगर कोई बंदा प्रोफेसर बन गया है और उसके पास पीएचडी नहीं की हुई है तो वो प्रोफेसर रह सकता है, उसकी प्रोफेसरशिप पे कोई आंच नहीं है। लेकिन बाद में 2010 के बाद अगर किसी को प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी करना जरूरी है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, इनमें सबसे बड़ी रैंक है प्रोफेसर, फिर एसोसिएट और फिर असिस्टेंट। किसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के कॉलेज पे प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट का रेशो 1:2:6 होना चाहिए, और किसी पीजी कॉलेज में 1:2:2 होना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट और इनका रेशो भी बताया हुआ है एआईसीटी ने, तो अब अपन एक एक करके एआईसीटी के फैकल्टी नॉर्म्स पहले बीई बीटेक के मामले में देखते हैं। इतना चीज समझ में आई। अब अपन बीई बीटेक के मामले में देखते हैं फैकल्टी नॉर्म्स की। ये चीजें तो कॉमनली चलेगी ही सब में, ये जो चीजें अपन ने देखी ये तो कॉमनली सब में चलेगी ही। अब अपन बीई और बीटेक के मामले में देखते हैं। तो बीई और बीटेक के मामले में अपना रेशो क्या रहेगा, ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, बैचलर कोर्स है, तो बैचलर कोर्स में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका रेशो क्या रहेगा, अभी मैंने आपको बताया 1:2:6, ये रेशो रहेगा क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अब स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशो क्या रहेगा, तो स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशो है, स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशो जो है, ये पहले फैकल्टी स्टूडेंट,
फैकल्टी और स्टूडेंट का जो रेशो है एआईसीटीई के मुताबिक वो है अब आ रही है जिशान फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो से बता दूंगा। अब आ रही है। फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशो क्या है, इसको तो आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है ना, 1:50 में। किसी भी यूजी कॉलेज में फैकल्टी या स्टूडेंट का रेशो क्या है, 1:50। इसको फैकल्टी स्टूडेंट या टीचर स्टूडेंट कुछ भी बोल लो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इस क्लास में 60 बच्चे हैं तो उस क्लास को कम से कम कितनी फैकल्टीज को पढ़ाना चाहिए, मिनिमम 4 को तो पढ़ाना ही चाहिए, ठीक है। मान लो कि किसी किसी कॉलेज में, एक कॉलेज है, मान लो कि कॉलेज है, कोई भी कॉलेज ले लो, एक्स कॉलेज है। इस कॉलेज में मान लो कि अंडर ग्रेजुएट में 4 ब्रांचेस है, मैकेनिकल है, सिविल है, ईसी है और डबल ई है। ये 4 ब्रांचेस है मान लो, ठीक है। अब इन 4 ब्रांचेस में हर ब्रांच में 60-60 बच्चे हैं, 60 सीट्स हैं, ठीक है। तो इस कॉलेज में मिनिमम कितनी फैकल्टीज होनी चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए, एआईसीटीई के नॉर्म्स के मुताबिक इस कॉलेज में मिनिमम कितनी फैकल्टीज होनी चाहिए, बताओ। बताओ, अपने पास ये स्टूडेंट का रेशो मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी इंस्टीट्यूट में अंडर ग्रेजुएशन की 4 ब्रांचेस है और हर ब्रांच में 60-60 सीट है, तो वहां मिनिमम कितनी फैकल्टी होनी चाहिए इसको पढ़ाने के लिए, 16 फैकल्टी, ठीक है। 16 फैकल्टीज कम से कम होनी चाहिए। एआईसीटीई के नॉर्म्स के मुताबिक वहां 16 फैकल्टी होनी चाहिए। अगर 16 से कम फैकल्टी है तो एआईसीटीई जो है इसको मतलब एक्रीडेशन में दिक्कत दे सकता है। एआईसीटीई जो है इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है इस कॉलेज के खिलाफ, क्योंकि ये एआईसीटीई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि एआई, जैसे वॉइस जाए बता देना, अगर अब अगली बार जाएगी तो दूसरा माइक लगाएंगे। सर वॉइस इशू, ठीक है ना, अभी तो आ रही है ना, अब अगर फिर से जाएगी तो दूसरा बाहर लगा लेंगे। कहाँ से बताना है, दूसरा दे देना। चलो अब नहीं जाएगी। सर 16 प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट एंड असिस्टेंट भी होंगे, मैंने सब मिला के बोल रहा हूँ, उसमें ऐसा प्रोफेसर का रोल नहीं है, सब मिला के इतने होने चाहिए।
कम से कम 16 मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होंगे तो एआई, हालांकि रहते हैं कॉलेज वाले तो वायलेट करते हैं नॉर्म्स को, लेकिन होंगे तो आपके खिलाफ, मतलब कॉलेज के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है ऐसा। और ये सब मिला के, इसमें ऐसा नहीं कि भाई इसमें 16 प्रोफेसर में, मतलब ये जो 16 है इसमें से प्रोफेसर इतने होने चाहिए, वो तो ये रेशो है ही ना, इसको फॉलो करेंगे, है ना। तो इसमें 16 मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी चल जाएंगे, मैक्सिमम का कोई रूल नहीं है, पर 16 से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास अगर 120 बच्चे हैं, नहीं 240 बच्चे हैं, सॉरी 240 स्टूडेंट है, तो 240 स्टूडेंट पे कितने टीचर चाहिए, कम से कम 16 टीचर चाहिए। 16 से ज्यादा भी चल जाएंगे, कम नहीं होने चाहिए। और प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर का आप बता रहे हो, तो ये जो 16 है इनमें अपन क्या फॉलो करेंगे, ये वाला रेशो फॉलो करेंगे, 1:2:6, ये वाला रेशो फॉलो करेंगे। इस रेशो के मुताबिक ये कितने में बढ़ सकता है, बताओ आप लोग। अगर एक प्रोफेसर है तो 2 एसोसिएट हो जाएंगे, और 12, सॉरी अगर एक, ये तो ठीक रहेगा, 2 है तो ये 4 हो जाएंगे, और 6 दूनी 12, ये ना 2 4 12, तो कितने हो जाएंगे, 12 4 16 और 2 18। हाँ लगभग यही रेशो फॉलो होगा, है ना। 2 प्रोफेसर रहेंगे, 4 एसोसिएट रहेंगे, और 12 असिस्टेंट रहेंगे, लगभग ऐसे ही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ज्यादा तो हो सकते हैं ना, ये 18 हो जाएंगे तो चल जाएगा, 15 नहीं चलेंगे, ज्यादा चल जाएंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को फिर फॉलो किया जाएगा। अब देखो आगे बात समझ में। अब इसमें कुछ भी हो सकते हैं, इसमें ये जो 16 है ना, इन 16 में एक या दो प्रोफेसर रहेगा, बाकी जो है एसोसिएट प्रोफेसर रहेंगे, और फिर कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे। इस रेशो को फॉलो करेंगे उसमें अपन, ठीक है। मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो इस रेशो को फॉलो करेंगे। तो ये फैकल्टी और इसका रेशो है यूजी कोर्सेज में, है ना, यूजी कोर्सेज में। अब इसमें बीई या बीटेक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैं बता देता हूँ, बीई बीटेक भी अभी अपन बात कर रहे हैं। तो ये तो रेशो हो गया। अब बीई बीटेक के लिए क्या क्वालिफिकेशन है प्रोफेसर की, अपन बात कर लेते हैं। बीई या बीटेक के लिए क्या क्वालिफिकेशन है इसकी अपन बात करते हैं। तो जो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर किसी को बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर किसी को बनना है बीई या बीटेक पढ़ाने के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो उसका खुद का बीई या बीटेक किया होना जरूरी होना चाहिए, या तो उसके पास बीई किया हो या उसने बीटेक किया हो कम से कम, और उसके बाद फिर उसने एमई किया हो और फिर एमटेक किया हो, मतलब जो भी किया हो, बीई किया हो तो एमई किया हो, एम बी किया हो तो एमई किया हो तो एमटेक किया हो, उस ब्रांच में जिसमें उसको पढ़ाना है, और फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास में इसको पास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का फर्स्ट क्लास का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। जैसे आप आरजीपीवी में जाओगे तो आपको 75% पे पहले ये मिलती थी ना, ये जो आपकी डिस्टिंक्शन रहता है वो कितने पे आजकल मिलता है, जो भी मिलता होगा देख लेना आप लोग। तो 60%, कहीं कहीं 65 को फर्स्ट डिवीजन मानते हैं, कहीं 60 को फर्स्ट डिवीजन मानते हैं, तो जो भी फर्स्ट क्लास का क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का उसके हिसाब से। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बी एमई और बीटेक एमटेक किया हुआ होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, ये क्राइटेरिया है उस ब्रांच में जिस ब्रांच में आपको पढ़ाना है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर में पहले आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर वाली तो क्वालिटी होनी ही चाहिए,
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्राइटेरिया है वो तो आपको पूरा करना ही चाहिए, प्लस इसके साथ पीएचडी, इसके साथ पीएचडी भी रिक्वायर्ड है। अगर पोस्ट पीएचडी पब्लिकेशंस वगैरह हो तो फिर और अच्छी बात है, लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं है, डिजायरेबल में माना गया है उसको। अगर मान लो ये इसके लिए क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए, मतलब आपने एमई या एमटेक तो किया ही हो फर्स्ट क्लास में, प्लस उसके साथ आपको क्या करना किया हुआ होना चाहिए, पीएचडी किया हुआ भी होना चाहिए, ये बेसिक क्राइटेरिया है। इसके साथ ही अगर किसी ने पोस्ट पीएचडी काम किया हो, पीएचडी के बाद भी कुछ उसने जैसे उसके कुछ पब्लिकेशंस हुए हो, मतलब उसके कोई जर्नल्स में कुछ आर्टिकल्स वगैरह, कोई रिसर्च वगैरह पब्लिक हुई हो, मतलब पब्लिकेशन उसको मिला हो, छपी हो, ठीक है। पीएचडी के बाद अगर उसका पोस्ट पोस्ट पीएचडी कोई पब्लिकेशन वगैरह का काम हो किसी जर्नल में, या उसने गाइड के रूप में काम किया हो पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, गाइडिंग में काम किया हो पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको ज्यादा, जिसको कहते हैं कि आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है, इसको डिजायरेबिलिटी में माना गया है, ठीक है। तो अगर किसी को एसोसिएट प्रोफेसर बनना है किसी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में, तो उसके लिए क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन तो उसको पूरा करना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके पास पीएचडी भी होनी चाहिए, ये बेसिक क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर उसने पोस्ट पीएचडी कोई काम किया, पोस्ट पीएचडी काम का मतलब क्या है, जैसे उसके कुछ आर्टिकल्स, जर्नल्स वगैरह, पब्लिकेशंस, मतलब जिसको आप कहते हैं कि पब्लिकेशंस हुए हो, या उसने पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए गाइड के रूप में काम किया हो, तो फिर ऐसे ऐसे कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे अगर दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है पीयूष और एक कैंडिडेट है जीशन, ये दो कैंडिडेट है। अभी जो पीयूष है इसने एमटेक किया हुआ है फर्स्ट क्लास में, और जिशान जो है इसने एमटेक भी किया, उसके बाद इसने पीएचडी कर ली, नहीं इसने पीएचडी भी किया होना चाहिए। पीयूष जो है इसने एमटेक किया फर्स्ट क्लास में और प्लस पीएचडी कर ली। एक और उदाहरण ले लेते, एक उदाहरण ले लेते अंकिता का। अंकिता है, अंकिता ने एमटेक किया और फर्स्ट क्लास में पास हुई, बस इसके बाद इसने कोई पढ़ाई नहीं की, एमटेक किया और फर्स्ट क्लास में पास हुई एमटेक में। उसके बाद एक है पीयूष, पीयूष ने एमटेक भी किया फर्स्ट क्लास में प्लस पीएचडी भी कर लिया। और एक तीसरा कैंडिडेट है जिशान, इसने एमटेक भी किया फर्स्ट क्लास में प्लस पीएचडी भी किया, और अब इसके कुछ आर्टिकल भी छप गए हैं, आर्टिकल भी इसके छप गए हैं कोई बहुत अच्छे जर्नल्स में, और प्लस ये पीएचडी के स्टूडेंट्स के गाइड के रूप में भी काम कर रहा है, पीएचडी के स्टूडेंट के गाइड के रूप में भी काम कर रहा है। तो इसमें जो अंकिता है वो केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती है, उसके ऊपर की रैंक पे नहीं आ सकती, ठीक है। अंकिता जो है केवल और केवल क्या बन सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती है। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, दोनों पोस्ट के लिए अंकिता एलिजिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ काय के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब पीयूष जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है और एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकता है, ये दोनों के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इसके पास फर्स्ट क्लास एमटेक तो है ही है, साथ ही साथ पीएचडी भी है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है और एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकता है। और जिशान जो है, जिशान जो है वो भी दोनों बन सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है और एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकता है। पीयूष भी दोनों बन सकता है और जिशान भी दोनों बन सकता है, लेकिन अगर एक ही पोस्ट है किसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की, और वहां पर पीयूष भी अप्लाई कर दे और जिशान भी अप्लाई कर दे और अंकिता भी अप्लाई कर दे, तो अंकिता को तो खैर अप्लाई नहीं करने देंगे, क्योंकि इसके पास पीएचडी ये नहीं है, तो ये अप्लाई नहीं कर सकती, ये जाएंगी तो इसको बोलेगी कि आपका क्राइटेरिया नहीं है। अब ये दोनों अप्लाई करें, पीयूष भी अप्लाई करे, जिशान भी अप्लाई करे, अंकिता अप्लाई कर ही नहीं सकती, अगर ये अप्लाई करती है तो इसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही।
ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पीयूष भी कर सकता है, जिशान भी कर सकता है, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीयूष भी कर सकता है, जिशान भी कर सकता है, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। दोनों के पास एमटेक है फर्स्ट क्लास में और दोनों के पास पीएचडी, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पोस्ट एक ही है एसोसिएट प्रोफेसर की और इन दोनों के आवेदन या दोनों के एप्लीकेशन आ गए, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? जिशान को दी जाएगी। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जिशान को मिलेगी। क्यों जिशान को मिलेगी? क्योंकि इसने सिर्फ पीयूष ने एमटेक फर्स्ट क्लास में किया है और पीएचडी किया है, जीशान ने ये तो किया ही है जो पीयूष ने किया है, उसके साथ ही साथ इसके आर्टिकल्स भी जर्नल्स में छपे हैं और इसने पीएचडी के गाइड के रूप में भी काम किया है, तो फिर जीशान को प्रेफरेंस मिल जाएगी। आई बात समझ में? ऐसा रहता है। आगे बात समझ में? इसके साथ साथ अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। एक्सपीरियंस आपको ना हो कोई जरूरी नहीं है। आप फ्रेश पास आउट हो, अपने एमटेक की डिग्री ली, फ्रेश पास आउट हो तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आपको इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है एआईसीटीई के मुताबिक। लेकिन अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपको टीचिंग में होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। आपने फर्स्ट क्लास में एमटेक या एमई किया है, एमई भी चल जाएगा। आपने फर्स्ट क्लास में या तो एमई किया है या फर्स्ट क्लास में एमटेक किया है और एक्सपीरियंस आपको कुछ नहीं है, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो आपको वो जो क्वालिफिकेशन है जिसमें एमई एमटेक फर्स्ट क्लास से करने के साथ साथ पीएचडी हो, और पीएचडी के साथ साथ अगर आपने गाइड या वो किया हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्या एक्सपीरियंस है रखा गया है आईसीटी के मुताबिक एसोसिएट के लिए? कम से कम 5 साल का टीचिंग में एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 5 years इन टीचिंग। कम से कम 5 साल का आपको टीचिंग में एक्सपीरियंस हो, या रिसर्च का हो, टीचिंग का नहीं भी हो तो रिसर्च का हो, या इंडस्ट्री का भी चल जाएगा, कंपनी वगैरह का इंडस्ट्री का भी चल जाएगा। जैसे जिशान, आपका अगर 2 साल इंटर हो गया हो तो आप कर सकते हो अप्लाई, अगर आपने पीएचडी किया हो तो। ठीक है, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस या तो टीचिंग में ही हो, या रिसर्च में हो, या इंडस्ट्री में, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, इन 5 साल में से मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका पीएचडी के बाद का होना चाहिए, पोस्ट पीएचडी होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो पोस्ट पीएचडी होना चाहिए। ये है, आपका थोड़ा इसमें दिमाग घूम गया होगा कि क्या है। देखो, समझो इस बात। 5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए एआईसीटीई के नॉर्म्स के मुताबिक आपको जो क्राइटेरिया है वो तो पूरा करना ही चाहिए, प्लस आपके पास 5 साल का, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो टीचिंग में या रिसर्च में या इंडस्ट्री में, किसी में भी चल जाएगा। और इन 5 सालों में से कम 2 साल का अनुभव आपका पीएचडी की डिग्री के बाद वाला होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि आपने पहले 5 साल काम कर लिया, उसके बाद फिर आपने पीएचडी की और उसके बाद तुरंत आप अप्लाई कर, ये नहीं चलेगा। पीएचडी के पहले का एक्सपीरियंस पूरा 5 साल या 4 साल नहीं चलेगा। पीएचडी के बाद का एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए और 3 साल का उसके पहले का होना चाहिए। आगे बात समझ में? ऐसा है। यह नहीं चलेगा कि आपका एक्सपीरियंस पूरा का पूरा एक्सपीरियंस पीएचडी के पहले का नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे आपने एमटेक किया या बीई किया, बीटेक किया, जो भी किया, एमटेक किया या एमई किया, जो भी है, उसके बाद आपने मान लो कि 5 साल तक जॉब की, 5 years तक आपने जॉब की, या मान लो 4 साल जॉब की। 4 का तो खैर हो गई थी, 5 साल आपने जॉब की, या 6 साल जॉब की, मान लो 6 साल जॉब की,
जॉब की, चाहे रिसर्च किया, जो भी किया हो, रिसर्च भी चल जाएगा। 5-6 साल आपने, या 5 साल, 5 साल या 6 साल आपने जॉब या रिसर्च की, ठीक है, सॉरी, उसके बाद आपने क्या किया, पीएचडी में एडमिशन ले लिया, और पीएचडी खत्म करने के बाद ही तुरंत आपने एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या आप एलिजिबल हो? नहीं हो। भले ही आपके पास 5 साल का या 6 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कहाँ का है, पीएचडी के पहले। आगे बात समझ में? तो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो तो मिनिमम होना ही चाहिए, लेकिन इन 5 सालों में से कम 2 साल जो है वो पीएचडी के बाद का अनुभव होना चाहिए, बाकी 3 साल उसके पहले का चल जाए। आगे बात समझ में? अभी भी नहीं आई क्या? ये बात क्लियर हुई? पोस्ट पीएचडी 5 साल का पूरा, हाँ तो चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 से ज्यादा चल जाएगा, 2 से कम नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा चल जाएगा, मिनिमम बता रहा हूं मैं। मिनिमम बता रहा हूं। अगर पूरा का पूरा एक्सपीरियंस पीएचडी का बात का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। जैसे 5 साल में से 3 साल भी पीएचडी के बाद का है तो भी चल जाएगा, 4 साल भी पीएचडी के बाद का है तो भी चल जाएगा, और पूरा 5 साल है तो भी चल जाएगा, 6 साल भी चल जाएगा, क्योंकि 5 से ज्यादा तो हो ही सकता है। आगे बात समझ में? 5 साल से कम अनुभव जो है वो टोटल नहीं होना चाहिए, टोटल अनुभव 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, और पीएचडी के बाद का अनुभव 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। 2 साल से ज्यादा का चल जाएगा, भले ही आपने पूरे 5 साल पीएचडी के बाद का किया हो, 3 साल भी किया हो तो भी चल जाएगा। क्लियर है? तो ये एक्सपीरियंस का इसमें रखा हुआ। अब आपको शायद समझ, बाकी सबको समझ में आया इसका क्या मतलब है? बाकियों को क्लियर हुआ सबको? इसमें कंफ्यूज मत होना। ये डिजायरेबल में डाला गया है कि भाई अगर 2 साल का हो तो इसको डिजायरेबिलिटी में डालें, 2 साल से ज्यादा का होना चाहिए। अच्छा, एक और कोर्स होता है बी आर्क, ना, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। बीई और बीटेक के अलावा एक और कोर्स होता है बी आर्क, तो उसमें भी ये सब लागू होंगे, है ना? ये जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये बीई, बीटेक और बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो है, उस पर भी ये सारे क्राइटेरिया लागू होंगे। उसमें कुछ एडिशनल चीजें जो बी आर्क में है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये बीई, बीटेक और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बी आर्क जो कोर्स होता है उन तीनों के लिए एप्लीकेबल है ना? बी आर्क के मामले में कुछ स्पेसिफिक चीजें भी रहती है, जैसे अगर आपने बी आर्क किया, वो आपके पास अगर आर्किटेक्चर के रूप में प्रोफेशनल प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप एक्सपीरियंस में लगा सकते हैं, है ना? उसको भी मान लेंगे। जैसे अगर किसी ने फ्रीलांस काम किया हो, आर्किटेक्चर में खुद प्रोफेशनल प्रैक्टिस की हो, तो वो भी इसमें मान्य है। उसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट देती है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये हमारे यहाँ एक बॉडी है। तो ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, ये आपको एक सर्टिफिकेट देती है, जिसको प्रोफेशनल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट बोलते हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। जैसे जिन लोगों ने आर्किटेक्चर ये बी आर्क किया हो सकता है कि वो अपना कुछ काम कर रहे हो, मतलब फ्रीलांस काम कर रहे हो ना, खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उनका जो है, उनकी प्रैक्टिस जो है वो भी वैलिड रहेगी। उनको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हम 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा है, तो वो वैलिड हो जाएगा उनका एक्सपीरियंस, ठीक है? तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से प्रोफेशनल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट उनको लगाना पड़ता है, तो वो एक्सपीरियंस में काउंट काउंट हो जाता है, उसको एक्सपीरियंस गिन लेते हैं, मतलब उसको एक्सपीरियंस मान लेंगे, ठीक है? पर वही है कि 5 साल होना चाहिए, और 2 साल जो है वो कम से कम पीएचडी के बाद का होना चाहिए, तो उसको ज्यादा डिजायरेबल माना जाएगा, उसको वरीयता या प्रेफरेंस मिलेगा।
क्लियर है? अब आते प्रोफेसर, यहां तक क्लियर हुआ? असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर का ये एसोसिएट प्रोफेसर का क्लियर हो गया। अब प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आते हैं। तो देखो प्रोफेसर में, प्रोफेसर का जो पोस्ट है, प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अंडर ग्रेजुएट जो कॉलेजेस है, बी बीटेक या बीटेक या बी आर्किटेक्चर, इसके तहत जो एआईसीटी के गाइडलाइंस है, इसमें जो एकेडमिक क्राइटेरिया है वो सेम है एसोसिएट प्रोफेसर जैसा, एक्सपीरियंस में थोड़ा सा अलग है। जो एकेडमिक क्राइटेरिया है ना प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, एकेडमिक क्राइटेरिया वो सेम है एसोसिएट प्रोफेसर की तरह से, सेम एज एसोसिएट प्रोफेसर। जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्राइटेरिया है वही किसके लिए है? प्रोफेसर के लिए है। मतलब एमई या एमटेक, वही एमई या एमटेक फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, प्लस पीएचडी होनी चाहिए, प्लस पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। प्लस अगर पीएचडी के साथ, पीएचडी के बाद पोस्ट पीएचडी काम होगा तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। पोस्ट पीएचडी आपका अगर पब्लिकेशन हुआ हो या आपने गाइडिंग में काम किया हो पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स, अगर आपने पीएचडी वालों के लिए गाइडिंग के रूप में काम किया हो तो आपको क्या मिलेगा? प्रेफरेंस मिलेगा। वही जो मैंने बताया एकदम वैसा का वैसा सेम। तो जो एकेडमिक क्राइटेरिया है प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वो एकदम 100% सेम है किसकी तरह? एसोसिएट प्रोफेसर की तरह। जो क्राइटेरिया एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है एकदम वैसा का वैसा 100% वही का वही एकेडमिक क्राइटेरिया किसके लिए है? प्रोफेसर के लिए, ठीक है। वही एमए या एमटेक किया हो फर्स्ट क्लास में और पीएचडी किया हो साथ ही साथ, और अगर आपने पोस्ट पीएचडी कुछ किया हो पब्लिकेशन या गाइडिंग की हो पीएचडी के लिए तो आपको प्रेफरेंस सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस में अलग अलग है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस कितना मांगा है? 5 साल। प्रोफेसर बनने के लिए आपको 10 साल का अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस अलग है। यहां पर कितना होना चाहिए? मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल से कम अनुभव वाला प्रोफेसर नहीं बन सकता। अगली बात में वहां 5 साल है एसोसिएट प्रोफेसर में, यहाँ कितना है? कम से कम 10 साल। तो मिनिमम 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही तीनों में, या तो टीचिंग में या रिसर्च में या इंडस्ट्री में, टीचिंग में या रिसर्च में या इंडस्ट्री में, इनमें से किसी में भी कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिनमें से 5 साल का, कम से कम 5 साल का एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए, या जिनमें से, ये 10 साल में से मिनिमम 5 साल का एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए। मिनिमम, ज्यादा भी चल सकता है। मिनिमम 5 साल का एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपका दिमाग का दही हो रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या ऐसी चीज ही है। 5 साल का कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए। अगर किसी के पास, एक और बात बता रहा हूँ थोड़ा सब्र से सुनना, अगर किसी के पास एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर उसको टोटल 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसको टोटल कितना लगेगा? 13 साल का लगेगा। अगर अगर आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, टोटल 10 साल का है, टोटल 10 साल का है, लेकिन उसमें से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में 5 साल का नहीं है, तो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। फिर आपको 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टोटल। अगर आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस ना लग के कितना लगेगा? 13 साल का। ठीक है।
ये थोड़ा सा आपको देखो, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही है जो एसोसिएट प्रोफेसर का है वैसा का वैसा प्रोफेसर का है। तो एकेडमिक क्राइटेरिया को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, एकेडमिक क्राइटेरिया सेम है। एक्सपीरियंस वाले क्राइटेरिया में अंतर है। एक्सपीरियंस वाले क्राइटेरिया में क्या अंतर है, वहां पर मिनिमम 5 साल का चाहिए, यहां पर मिनिमम 10 साल का चाहिए। ठीक है, उन्हीं तीनों में, या तो टीचिंग में हो या रिसर्च में हो या इंडस्ट्री में हो, वहां पर भी उन्हीं में चाहिए। वहां पर यह है कि उन 5 साल में से कम 2 साल का एक्सपीरियंस पीएचडी के बाद वाला होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पर केवल यह है कि 10 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, लेकिन इस 10 साल में से कम 5 साल का अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए। इसमें यह बात आई गई कि आपने 2 साल जो है वो किया होगा उसके बाद, पीएचडी के बाद, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए तो वो क्राइटेरिया है ना कि 2 साल से ज्यादा आपका पीएचडी के बाद का काम होना चाहिए। तो इसमें वो बात इंक्लूड हो ही गई, अपने आप हो गई। जब यहाँ 5 साल एसोसिएट प्रोफेसर बोल दिया, तो इसमें 2 साल पोस्ट पीएचडी पीएचडी वाला एजुकेशन तो इसमें शामिल हो ही गया, एक्सपीरियंस मतलब। जब ये 5 साल एसोसिएट प्रोफेसर वाली शर्त लगाई, तो इसमें 2 साल पोस्ट पीएचडी वाला एक्सपीरियंस तो जुड़ गया ना, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए वो जरूरी है। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो टीचिंग में या रिसर्च में, इंडस्ट्री में, जिनमें जिसमें से इस 10 साल में से कम से कम 5 साल का अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए। बाकी के 5 साल में आपने भले ही कुछ और किया, लेकिन कम से कम 5 साल आपने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा चल जाएगा। अगर आपने इस 10 में से 10 के 10 साल अगर एसोसिएट प्रोफेसर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 15 साल भी एसोसिएट प्रोफेसर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 साल और 5 साल दोनों उसमें आ जाएंगे। मिनिमम की मैं बता रहा हूं कि इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरे 10 साल एसोसिएट प्रोफेसर रहे हो तब भी चल जाएगा, 6 साल रहे हो, 7 साल रहे हो तब भी चल जाएगा, 8 साल रहे हो तब भी चल जाएगा, 4 साल अगर रहे हो तो नहीं चलेगा। मिनिमम का तो आप कंसेप्ट समझते ही हो ना। इसी तरह, तो इस तरह से क्या होगा कि 10 साल में से 5 साल एसोसिएट प्रोफेसर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 5 साल मिनिमम एसोसिएट प्रोफेसर नहीं रहे, तो फिर आपको ये टोटल अनुभव 10 साल का नहीं लगेगा, आपको कम से कम फिर 13 साल का अनुभव। सही बात समझ में। अगर आप कम से कम 5 साल एसोसिएट प्रोफेसर नहीं रहे हो, तो आपके लिए फिर 10 साल वाला क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया लागू होगा, 13 साल। फिर आपको 13 साल का अनुभव लगेगा। आगे बात समझ में। तो 10 साल का एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए लगेगा जिनके पास कम से कम 5 साल का एसोसिएट प्रोफेसर का अनुभव है। लेकिन अगर किसी के पास कम से कम 5 साल का एसोसिएट प्रोफेसर का अनुभव नहीं है, तो उसको फिर 10 साल का अनुभव ना लग के 13 साल का अनुभव लगेगा। ठीक है, ये हो गया दिमाग का दही। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे क्या है ये, अरे समझ में आया कि ऊपर से गया, आ गया ना समझ में। बताओ कमेंट करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अंकिता, जिशान, मणि, प्रेम, ठीक है ना। तो ये हो गया अंडर ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, अब ऐसा का ऐसा अपन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं पीजी लेवल पे। यूजी लेवल का पूरा समझ में आ गया। यूजी लेवल पे क्या क्या है। यूजी लेवल पे सबसे पहले अपन ने क्या देखा, रेशो देख लिया, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके बाद अपन ने स्टूडेंट फैकल्टी का रेशो देखा। फिर बीई और बीटेक के लिए, और बीई बीटेक के लिए अपन ने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, तीनों का एकेडमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया देखा। असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नहीं है, वहां पर केवल एकेडमिक क्राइटेरिया है। आपने कुछ भी नहीं किया हो तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर, सीधे फ्रेशर हो तो भी बन सकते हैं। ठीक है, बाकी जो दो है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। आगे बात समझिए। अब आते हैं पीजी में, एमई और एमटेक। एमई, एमटेक या एम आर्क, आर्किटेक्चर वाला भी इसमें शामिल है। इसके लिए क्या है,
इसके लिए जो रेशो है वो 1:2:2 है। 1:2:2 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये रेशो है। अगर 2 प्रोफेसर है तो 4 एसोसिएट होंगे और 4 ही असिस्टेंट होंगे। अगर 3 प्रोफेसर है तो 6 एसोसिएट होंगे और 6 ही असिस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए रेशो 1:2:2 है, प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट। और फैकल्टी का क्या रेशो है इसमें, स्टूडेंट और टीचर का, वो है 1:12। 1:12 ये टीचर और स्टूडेंट का रेशो है। वहां पर 1:15 था, यहां पर क्या है 1:12। जैसे इसी पे अगर अपन अप्लाई करें कि अगर ये एमटेक का कॉलेज हो, यहाँ पे एमटेक का कोर्स हो, तो इसमें कितनी फैकल्टी चाहिए टोटल। इसी को आप बताओ। अच्छा 20 बता दिया, 12×5 = 60, 20 फैकल्टी चाहिए। ठीक है, अगर ये एमटेक का कोर्स हो तो टोटल कितनी फैकल्टी चाहिए, 20 फैकल्टी। अब 20 फैकल्टी को अपन उसी रेशो में बांटेंगे, 1:2:2 इसमें बटेगी। तो इसमें अगर ये अपने पास टोटल 20 फैकल्टी है तो अपन इसको कैसे बांट सकते हैं, जैसे 2 प्रोफेसर है तो ये कितने होने चाहिए, 4 नहीं, फिर अपने को प्रोफेसर कितने लगेंगे, यहाँ पे मिनिमम 20 तो होने ही चाहिए, 1:2:2। 4, 8 और 8 ऐसे बटेंगे ये। ठीक है, ऐसे बटेंगे। ठीक है ना, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6 और 4 पे 8। ठीक है, तो ये ऐसा रेशो रहेगा इसमें। इन 20 का रेशो कैसा रहेगा, 2 प्रोफेसर रहेंगे और 8 एसोसिएट प्रोफेसर रहेंगे और 8 असिस्टेंट। ठीक है, ये रेशो रहेगा। हाँ, ये याद रखना कि स्टूडेंट और टीचर का जो रेशो है इसको यूजी कोर्सेज में और पीजी कोर्सेज में कितने कितने साल में रिवाइज किया जाता है। तो जो यूजी कोर्सेज है, यूजी कोर्सेज जो है उसमें 4 साल में इसको रिवाइज किया जाता है, एवरी 4 ईयर्स। और पीजी कोर्सेज में हर 2 साल में इसको रिवाइज किया जाता है। रिवाइज का मतलब चेक किया जाता है कि किसी भी कॉलेज में फैकल्टी और स्टूडेंट रेशो ठीक चल रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो वेरी करते रहते हैं, फैकल्टीज भी वेरी करती रहती, भाई कोई आए फिर छोड़ के चले गए, ऐसा रहता है ना कॉलेज में। तो हर 4 साल में यूजी कॉलेज में और हर 2 साल में पीजी कॉलेज में इस रेशो को सेंक्शन किया जाता है, चेक किया जाता है कि ठीक है कि नहीं। ये भी एआईसीटीई का नॉर्म है। एआईसीटीई ने ये नॉर्म बनाया है कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज के लिए 4 साल में और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स पे 2 साल में इस इंटेक को चेक किया जाए। ये भी एआईसीटीई का नॉर्म है। अब एमई और एमटेक के लिए भी जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है। क्राइटेरिया जो है ना वो बिल्कुल वही, असिस्टेंट, एसोसिएट और उसके लिए एमई और एमटेक या एमआर हो, एमई, एमटेक या एमआर, ये तीनों में से कोई भी हो, इनके लिए जो फैकल्टी क्राइटेरिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये जो क्राइटेरिया है, ये तीनों क्राइटेरिया वही का वही है जो बीई बीटेक के लिए, यूजी के लिए सेम एज यूजी।
जो अपन ने पढ़ा है वही क्राइटेरिया। तो चाहे पीजी के लिए हो चाहे यूजी के लिए हो, जो फैकल्टी का क्राइटेरिया है वो सेम है, एकदम वैसा का वैसा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपने फर्स्ट क्लास में मास्टर्स किया हो, एमई एमटेक। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वाली क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास पीएचडी भी होनी चाहिए, और उसमें भी अगर आपने पोस्ट पीएचडी पब्लिकेशन या फिर कोई गाइडिंग के रूप में काम किया हो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसमें से मिनिमम 2 साल का पोस्ट पीएचडी का। और प्रोफेसर के लिए एकेडमिक क्राइटेरिया वही है जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, एक्सपीरियंस 10 साल का, जिसमें से कम 5 साल का एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हो, और अगर नहीं है 5 साल का एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में तो टोटल 13 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी, ठीक है। तो पीजी के लिए जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया है जो यूजी, तीनों के मामले में, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आज की क्लास अपनी खत्म करते हैं। थोड़ा सा हाँ, याद रखना कि ये जो है बी बीटेक के लिए जो क्राइटेरिया है, इसमें बी आर्क वाले के लिए थोड़ा सा अलग है, इसको भी बी आर्क वाला हटा दो, ये बी बीटेक के लिए ध्यान रखो आप, और ये एमई एमटेक के लिए ध्यान रखो। ये बी आर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। अभी आप जो पहले मैंने आपको बताया, ये बी और बीटेक के लिए ध्यान रखो, क्योंकि बी आर्क में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो उसको अपन इसके साथ नहीं रखते, अलग से देख लेंगे। बाकी बहुत चीजें तो ऐसी ही है उसमें भी, जो बी आर्क है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है उसके क्राइटेरिया में, तो उसको अपन अलग से फुल देख लेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। तो बी या बीटेक के लिए इसको याद रखो, और इसको बी एमई और एमटेक के लिए याद रखो, ठीक है। बी आर्क में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो उसको अपन अलग से देखेंगे। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको बी आर्क का और एम आर्क का। देखो, बी आर्क और एम आर्क में अंतर कुछ नहीं है, केवल ये डिफरेंस है कि बी आर्क के कोर्स के लिए अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या एसोसिएट प्रोफेसर बनना है या प्रोफेसर बनना है, तो बाकी सब चीजें तो वैसी की वैसी है, पर यहाँ पे आपके पास बी एम आर्क की डिग्री होनी चाहिए, है ना, मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास में ही होनी चाहिए, लेकिन मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की होनी चाहिए, ये अंतर, बस, बाकी सेम है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर भी एम आर्क लगेगा प्लस पीएचडी लगेगा, यहाँ पर भी एम आर्क प्लस पीएचडी लगेगा, और इसमें वो होगा कि अगर पोस्ट पीएचडी कुछ काम है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ये दोनों के मामले में इसमें भी रहेगा पोस्ट, बाकी सब सेम। वहां पर बी बीटेक था, यहाँ पर एमई एम आर्क है, सॉरी, वहां पे एमई एमटेक था, यहाँ पे एम आर्क है, बस ये डिफरेंस है। वहां पर क्या था, या तो आपने एमई किया हो या एमटेक किया हो, यहाँ पे क्या है, एम आर्क किया, बाकी सारा सेम है, बाकी सारा सेम है। फर्स्ट क्लास में करना चाहिए, फर्स्ट क्लास में मतलब फर्स्ट क्लास में होना चाहिए आपका, और बाकी वही है कि एमआरके के साथ आपने पीएचडी की हो, वो सारी चीजें सेम है। बस ये डिफरेंस है कि वहां पर एमई एमटेक था, यहाँ पे क्या है, एमआरक है। अगर आपको अगर आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए पढ़ाना है, तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए पढ़ाने के लिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो आपको फर्स्ट क्लास में मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर होना चाहिए, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है यूजी बीआर के लिए, तो आपको फर्स्ट क्लास में मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर किया हुआ होना चाहिए, साथ ही साथ आपने पीएचडी भी किया हुआ होना चाहिए। और अगर पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस, अगर आपका पोस्ट पीएचडी काम है, वेदर जैसे अगर आपका कोई पब्लिकेशन हुआ है या आपने पीएचडी वालों के लिए गाइड के रूप में काम किया है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका पीएचडी के बाद का होना चाहिए।
और अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन वही है जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, यानी कि मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर किया हुआ होना चाहिए अलॉन्ग विद पीएचडी, और पोस्ट पीएचडी का काम हो तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन एक्सपीरियंस में यह है कि यहाँ पर आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए। अगर नहीं है तो टोटल 13 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगली बात समझ में, बाकी वही का वही, बाकी सारा सेम है, बस ये है कि यहाँ पे डिग्री का अंतर है। वहां पर एमई एमटेक था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर, अगर आपको यूजी के लिए पढ़ाना है। अगर पीजी के लिए पढ़ाना है, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर वालों को ही पढ़ाना है, अगर पीजी के लिए पढ़ाना है तो एकेडमिक क्राइटेरिया तो सेम है, एकेडमिक क्राइटेरिया में कोई अंतर नहीं है, और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी सेम, उसमें भी कोई अंतर नहीं। जैसे वहां पर भी यही था, क्राइटेरिया में कोई अंतर नहीं है। यूजी के लिए और पीजी के लिए क्राइटेरिया सेम है, चाहे बी बीटेक के मामले में हो, चाहे बी बीटेक और एमई एमटेक के मामले में हो, चाहे बीआर और एमआर के मामले में, जो आपका क्राइटेरिया है वो सेम है। आपको यूजी में पढ़ाना है तो भी सेम क्राइटेरिया है, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर तीनों के लिए, और अगर आपको पीजी में पढ़ाना है तो भी सेम क्राइटेरिया है, उधर भी और इधर भी क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वहां पर एमई एमटेक होना चाहिए, यहाँ पर एमआर किया हुआ होना चाहिए, बाकी सेम है, पीएचडी वाला सेम है कि असिस्टेंट के लिए पीएचडी जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस भी जरूरी नहीं है, बाकी जो है उनके लिए पीएचडी जरूरी है और एक्सपीरियंस भी सेम जरूरी है। आगे बात समझ में, कोई डिफरेंस नहीं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए रेशो में आपको बता देता हूं, इसमें रेशो का भी अंतर है। रेशो का अंतर है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसके लिए क्या रेशो है स्टूडेंट और फैकल्टी का, 1:10, और प्रोफेसर का क्या है 1:2:6, और मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए क्या रेशो है, तो ये तो 1:10 ही है यहाँ पर भी, और जो फैकल्टी रेशो है वो है 1:2:2, यस, ठीक है। ये यूजी के लिए जो क्राइटेरिया है उसको 5 साल में रिवाइज किया जाएगा, वहां 4 में करते हैं, यहाँ 5 में, और पीजी के लिए जो है वो 2 साल में ही रिवाइज किया जाएगा, वहां भी 2 साल में होता है, यहाँ भी 2 साल में, ठीक है। पीजी के लिए जो क्राइटेरिया है वो दोनों में 2-2 साल पे रिवाइज होता है। क्राइटेरिया का मतलब क्या है, ये जो रेशो है ये रेशो फॉलो कर रहे हैं या नहीं इंस्टीट्यूट, जो इनटेक कैपेसिटी है और जो फैकल्टीज है या जो फैकल्टीज का रेशो है वो ठीक से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये हर 2 साल में चेक किया जाता है पीजी कोर्सेज के लिए, चाहे बीई बीटेक हो, सॉरी चाहे एमई एमटेक हो, चाहे एमआर हो। आगे बात समझ में, और यूजी में बीई बीटेक में ये जो रेशो है ये हर 4 साल में चेक करते हैं, बीआर के मामले में ये 5 साल में चेक, ठीक है। पीजी के लेवल पे चाहे एमई एमटेक हो चाहे एमआर को, दोनों में जो रेशो है स्टूडेंट फैकल्टी का और असिस्टेंट एसोसिएट और प्रोफेसर का, वो 2-2 साल पे चेक करते हैं इसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, सीट बढ़ती घटती रहती है, टीचर्स भी आते जाते रहते हैं। और बैचलर्स के लिए चाहे बीई बीटेक हो चाहे एमई एमटेक हो, चाहे बीई बीटेक हो चाहे एमई सॉरी चाहे बीई बीटेक हो, तो बीई बीटेक में क्या होगा, बी बीटेक में इस रेशो को हर 4 साल में चेक किया जाएगा, लेकिन बीआर्क में बीआर्क में इसको कब चेक किया जाएगा, 5 साल में चेक किया जाएगा, ठीक है। एमई एमटेक और एमआर्क दोनों में 2-2 साल में किया जाएगा, लेकिन बी बीटेक में 4 साल में किया जाएगा और बीआर्क में 5 साल में, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद कुछ पोस्ट के लिए और फैकल्टी की रिक्वायरमेंट बची है, फैकल्टी नॉर्म्स,
तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक है आपका फार्मेसी के लिए, है ना, एक एमसीए के लिए है, बीसीए एमसीए के लिए, एक टाउन प्लानिंग के लिए है। ये सब टेक्निकल कोर्सेस है ना, टाउन प्लानिंग के लिए है। तो ये 2-3 और है जिसको अपन देखेंगे। आपको नोट्स में भी ये मिल जाएगा, तो याद करने का है, तो इसमें ज्यादा ठीक है। उसके बाद 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स और है जो बेसिकली इतने समझने के नहीं है, उसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, और उसमें समझने का क्या है भाई, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में क्या काम है, किताबों का रिकॉर्ड रखना, हर किताब को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना। आजकल ऑनलाइन हो गया है तो बारकोड से स्कैन करते ना, आप लोग भी कॉलेजेस में इशू करवाते होंगे लाइब्रेरी, तो क्या करते, बारकोड से स्कैन कर देते हो, डेटा पूरा कंप्यूटर पे रहता है, बारकोड के फॉर्म में रखना, फिर उसको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिवाइस करके रखना, है ना, इशूड इशूड जो बुक्स है उसका रिकॉर्ड रखना, बोरोड बुक्स का रिकॉर्ड रखना, उनको समय समय पे मतलब उसको रिपेयर करवाना, भाई अगर कहीं से फट रही है तो उसको ठीक करवाना, ये करना, स्टॉक को देखना, ये सब लाइब्रेरी मैनेजमेंट का काम है। एकेडमिक्स का मैनेजमेंट का रिपोर्टिंग सिस्टम में क्या रहेगा भाई, जो नीचे लेवल के जो कर्मचारी है वो अपने से इमीडिएट ऊपर वाले को रिपोर्ट करेंगे, ऊपर वाली अथॉरिटी नीचे वाली अथॉरिटी से रिपोर्टिंग मांग सकती है किसी काम के मामले में, कि भाई ये काम आपको आपको करना था, आपने किया या नहीं, रिपोर्ट बनाए थे तो आपका क्या प्रोग्रेस है। तो ये पूरा मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ सिस्टम है जो कि मैनेजरियल लेवल पे काम करता है, तो उसमें ज्यादा जनरल चीजें, उसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं, ठीक है। तो इसमें जो बचे हुए हैं इसके फैकल्टी नॉर्म्स अपन कल या परसों की क्लास में देख लेंगे। उसके बाद 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स उसको कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन, उसके बाद क्या है कि अपन लोग 1-2 प्रैक्टिस सेशन जो है हाथ के साथ, मतलब हाथ के साथ का मतलब होता है कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस कर लेंगे एमसीक्यूज की। उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो, तब अपन मिलेंगे परसों।